हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 11। और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे एक नई थ्योरी की, जिसका नाम है हमारा VACPR, या इसे हम विस्पर थ्योरी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन हो रहा है, या जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें रिपल्शन से मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री में क्या फर्क आता है, मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री किस तरह से अफेक्टेड होती है, ये हमें बताती है विस्पर थ्योरी। तो विस्पर थ्योरी की हमें जरूरत क्यों लगी, अगर हम इसकी बात करें कि विस्पर थ्योरी आखिर ये पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि विस्पर थ्योरी हमें पढ़नी पड़ी। तो जो हमें लुईस सिंबल से हमें मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता चल रहा था, यानी कि हम जो इस तरह से लुईस सिंबल से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों को शो कर रहे थे एटम्स के सराउंडिंग में, उससे हमें जो स्ट्रक्चर मिल रहा था वो स्ट्रक्चर एक्यूरेट स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा था किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए। यानी कि जो लुईस स्ट्रक्चर था वो किसी भी मॉलिक्यूल्स की या किसी भी कंपाउंड की जियोमेट्री को इतनी परफेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहा था। इसलिए हमें एक नई थ्योरी की यहाँ पे जरूरत पड़ी, जिसका नाम है विस्पर थ्योरी। और विस्पर थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे कि विस्पर थ्योरी में हम देखेंगे कि कोई मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री जो रहती है, उस जियोमेट्री पर उसके जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहते हैं, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर रहते हैं, उनका किस तरह से अफेक्टेड पड़ता है और किस तरह से उनकी जियोमेट्री वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर से फिक्स होती है या डिफाइन होती है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स में, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जनरली दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? तो एक को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और एक होते हैं लोन पेयर, लोन पेयर। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या होते हैं? तो मान लो किसी भी दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये ए और बी दो एटम हैं, और ये बाकी के इन एटम्स ए और बी के वैलेंस शेल में मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ही लेके चलते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे Cl2 के मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो Cl2 के मॉलिक्यूल्स में जो क्लोरीन रहता है, Cl जो रहता है, उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो Cl की वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन्हें हम यहाँ पे बना लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन को, ये 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, और जो एक इलेक्ट्रॉन रहता है वो दूसरा जो क्लोरीन का एटम है उसके साथ में शेयरिंग होती है, इनकी म्यूचुअल शेयरिंग होती है, और ये यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और बाकी के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम पेयर में बनाते हैं। तो ये हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स या Cl2 का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। तो जो इस क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में जो शेयरिंग का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कि एक इस वाले क्लोरीन के एटम से आया है और एक इस क्लोरीन के एटम से आया है, यानी कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन हैं ये बॉन्डेड जो बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों डिफरेंट एटम से आए हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? जो बॉन्ड बनाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? उन इलेक्ट्रॉनों को हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। इसके बाद में जो बाकी के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, उन इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोन पेयर बोलते हैं। और लोन पेयर में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम एटम के होते हैं, सेम एटम से प्रेफर करते हैं। जबकि जो बॉन्डिंग के जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं या दो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों डिफरेंट एटम के होते हैं, डिफरेंट एटम के होते हैं बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन। तो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे दो तरह के होते हैं, एक बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन पेयर और एक लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, ये बॉन्ड पेयर वाले भी और लोन पेयर वाले भी, इनके बीच में आपस में रिपल्शन फोर्स लगता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन फोर्स लगता है। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और सेम चार्ज में हमेशा रिपल्शन फोर्स लगता है। तो इनके रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री फिक्स होती है इस स्पेस में, इस यूनिवर्स में। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री होती है वो किस पर डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन होता है, और उस रिपल्शन फोर्स पर डिपेंड करती है किसी भी मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री। तो जो विस्पर थ्योरी है वो हमें यही बताती है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर में रिपल्शन हो रहा है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पेयर में, इनसे मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री किस तरह से अफेक्टेड
होती है। तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनमें जो रिपल्शन आया है और उस रिपल्शन से मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री अफेक्ट हुई है, उसके बारे में हमें जो थ्योरी बताती है वो थ्योरी हमें कौन सी है, तो वो थ्योरी हमारी होती है विस्पर थ्योरी या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो यहां से अब हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे कि इस थ्योरी के क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, कि हाइब्रिडाइजेशन के अनुसार मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर होना चाहिए था वो क्या होता है, और मॉलिक्यूल्स का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर हमें मिलता है वो क्या होता है। यानी कि आप एक एग्जांपल और हम यहाँ पे देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग H2O जो मॉलिक्यूल्स होता है, हमारा वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है, इस वाटर का मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब हमने पढ़ा था तो वहां पे हमने स्ट्रक्चर देखा था, और वो स्ट्रक्चर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या होता है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो वाटर का मॉलिक्यूल्स होता है उसका स्ट्रक्चर कभी भी टेट्राहेड्रल तो नहीं होता। वाटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका स्ट्रक्चर तो बेंट स्ट्रक्चर होता है, बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, वाटर के मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल की जगह बेंट स्ट्रक्चर आया है, इसका क्या रीजन है, तो ये हमें सारी इंफॉर्मेशंस देगी कौन, VSEPR थ्योरी। तो उसकी हम अभी बात करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम बात करेंगे कि VSEPR जो हमारी थ्योरी है उसके 2-3 पोस्टुलेट्स, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर में जो डेविएशन आया है या जो ये स्ट्रक्चर में बदलाव आया है इसकी बात करेंगे कि इसके आने का रीजन क्या है और किस तरह से बदलाव आया है। तो पहले इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे पोस्टुलेट ऑफ VSEPR की। पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR, वैलेंस बॉन्ड रिपल्शन पेयर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो जो इसका पहला पोस्टुलेट्स होता है, पोस्टुलेट्स नंबर फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे पोस्टुलेट नंबर फर्स्ट है। आपको बताने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ कि कोई भी मॉलिक्यूल्स हुआ, कोई भी हमारा मॉलिक्यूल्स हुआ, उस मॉलिक्यूल्स का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन किस किस चीज से डिफाइन करता है, या हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे बताते हो कि इस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कितना है। मान लो कि एग्जांपल लेके चलते हैं, हम H2O का ही मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं हम। तो H2O का मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, और एक और एग्जांपल से आप समझ लीजिए CO2 का मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। तो आप इस मॉलिक्यूल्स को देख के कैसे बता सकते हो कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, क्या आप बता सकते हो ये? तो ये किस तरह से डिफाइन होता है हाइब्रिडाइजेशन, उसकी हम बात कर लेते हैं। हालांकि हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पे हमने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं उनकी बात करी थी। हमने किसी भी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं उनकी बात नहीं करी। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक ऑक्सीजन का एटम होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं होता ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम होता है, और इससे 2 हाइड्रोजन हमारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल होती है उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स में से वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, और उसके पास में 2 लोन पेयर बच जाते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको निकालना है तो उस मॉलिक्यूल्स में आपको क्या क्या काउंट करना पड़ेगा, तो उस मॉलिक्यूल्स में आप टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, उस मॉलिक्यूल्स के टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए टोटल सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, प्लस उस मॉलिक्यूल्स में अगर कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड है, अगर कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल्स में, तो उसके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड काउंट कर लीजिए, जितने भी कोऑर्डिनेशंस बॉन्ड रहेगा। और इसके बाद में उसमें जितने भी नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं, LP लिख रहा हूं मैं से, जितने भी नंबर ऑफ लोन पेयर है उन्हें आप काउंट कर लीजिए, तो आपको उस मॉलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। अब यहाँ पे हम H2O को जैसे काउंट करते हैं, H2O में टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने आपको नजर आ रहे हैं, तो H2O में आपको एक ये सिग्मा बॉन्ड, यानी कि टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं। क्या H2O में आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कोई नजर आ रहा है? नहीं, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड नहीं है, यानी इस तरह से हमने किसी भी बॉन्ड को एरो के साइन से शो नहीं किया, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे 0 है।
प्लस यहाँ पे लोन पेयर कितने नजर आ रहे हैं आपको, तो लोन पेयर यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहे हैं, यानी कि 2 लोन पेयर यहाँ पे होते हैं, यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पे, टोटल नंबर यहाँ से 4 टोटल नंबर आपके आ गए। यानी कि इस जो मोलिक्यूल्स है H2O का मोलिक्यूल्स, उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा उसमें 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या 4 ऑर्बिटल्स में हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, और 4 जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसी तरह वाटर के मोलिक्यूल्स का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह आप CO2 के मोलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, और CO2 के मोलिक्यूल्स का एग्जांपल यहाँ देने का रीजन भी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे आपको CO2 का मोलिक्यूल्स का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे जो कार्बन होता है उससे डबल बॉन्ड में एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, और एक और ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड में जुड़ा होता है। यानी कि अगर हम बात करें CO2 के मोलिक्यूल्स की, तो CO2 के मोलिक्यूल्स में टोटल जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता, इस चीज को आप नोट करके लिख लीजिए कि पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। उसका रीजन क्या होता है कि पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करने का रीजन क्या होता है, तो हमने जब आपको वीबीटी पढ़ाई थी तो वहां पे हमने बताया था कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग से होता है, इस तरह की ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, उस पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो ओवरलैपिंग हुई है वो ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं है। ये जो ऑर्बिटल्स की साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है। ये ऑर्बिटल्स कौन से ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है। एटॉमिक ऑर्बिटल है, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन में तो उन ऑर्बिटल्स को काउंट करते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए पाई बॉन्ड को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको CO2 का मोलिक्यूल्स का एग्जाम्पल समझाया कि कोई भी मोलिक्यूल्स हुआ जिसमें अगर पाई बॉन्ड है तो उसको आप हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। प्लस हाँ, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को जरूर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट किया जाता है, और लोन पेयर को और सिग्मा बॉन्ड को तो किया ही जाता है। इसके बाद में इसमें कोई कोऑर्डिनेशन बॉन्ड दिख रहा है, नहीं, जीरो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इसके बाद में इस पे कोई लोन पेयर है क्या, CO2 पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो नहीं है। यहाँ पे CO2 पर नहीं, कार्बन की बात करें हम, ऑक्सीजन पर तो लोन पेयर, हम यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, तो कार्बन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि जीरो लोन पेयर। यानी कि यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, और 2 जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस तरह से हम किसी भी मोलिक्यूल्स का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स काउंट करके। और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे काउंट करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लीजिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड अगर मोलिक्यूल्स में तो वो काउंट कर लीजिए, और लोन पेयर जितने भी प्रेजेंट है उन्हें आप काउंट कर लीजिए और आपको हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं VSEPR के पोस्टुलेट्स की। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो जियोमेट्री होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री होती है, किसी भी मॉलिक्यूल्स का शेप जो होता है वो निर्भर करता है या वो डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, वो चाहे बॉन्डेड हो, यानी कि उन्होंने या तो बॉन्ड फॉर्म किया हो, और बॉन्ड कौन सा, सिग्मा बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, या वो नॉन बॉन्डेड हो, नॉन बॉन्डेड, उस पर डिपेंड करेगा उस मॉलिक्यूल्स का जियोमेट्री या उस मॉलिक्यूल्स का शेप। तो पहला पोस्टुलेट्स क्या हो गया VSEPR का, कि किसी भी मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री या उसका शेप किस पर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल। उस मॉलिक्यूल्स की जो वैलेंस शेल है, उस मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल में एटम की जो वैलेंस शेल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स इसका आता है, वो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स क्या होता है, इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स इसका बोलता है कि जो वैलेंस शेल के जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर होते हैं, इनमें जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है, रिपल्शन फोर्स, ये रिपल्शन फोर्स मिनिमम होना चाहिए, ये रिपल्शन फोर्स मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जब रिपल्शन फोर्स मिनिमम रहेगा तो उस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी भी मिनिमम रहेगी, एनर्जी भी क्या रहेगी, एनर्जी भी मिनिमम रहेगी। और एनर्जी मिनिमम होने का मतलब क्या है,
एनर्जी मिनिमम होने का मतलब है कि स्टेबिलिटी जो रहेगी, स्टेबिलिटी जो रहेगी वो स्टेबिलिटी हाई रहेगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स स्टेबल तभी हो पाएगा जब उसमें रिपल्शन फोर्स मिनिमम रहेगा। मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उन इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए, और मॉलिक्यूल्स उस तरह की जियोमेट्री ही प्रेफर करेगा, उस तरह की जियोमेट्री में रहना ही प्रेफर करेगा जहां पे उसको ये रिपल्शन फोर्स मिनिमम फील हो। इन जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स में हमेशा रिपल्शन फोर्स मिनिमम होना चाहिए। इसके बाद में थर्ड जो इसका पोस्टुलेट्स होता है, थर्ड पोस्टुलेट्स थर्ड पोस्टुलेट्स इसका बोलता है कि ये जो रिपल्शन फोर्स जो लग रहा है, ये जो रिपल्शन फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पेयर में, ये रिपल्शन फोर्स सबसे ज्यादा जो रिपल्शन फोर्स लगता है वो रिपल्शन फोर्स लोन पेयर में रहेगा। सबसे ज्यादा जो रिपल्शन फोर्स रहेगा वो लोन पेयर यानी कि दो लोन पेयर में आपस में जो रिपल्शन फोर्स रहेगा वो सबसे ज्यादा रहेगा। फिर जो रिपल्शन फोर्स रहेगा वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रहेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रहेगा, और सबसे कम रिपल्शन फोर्स रहेगा बॉन्ड पेयर के बीच में। तो रिपल्शन फोर्स का ये क्रम होता है कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन फोर्स रहेगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन फोर्स रहेगा, फिर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन फोर्स रहने वाला है। यानी कि हमें जो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री रहेगी उसमें दो लोन पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है या मैक्सिमम एंगल पर रखना है। उसके बाद में हमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर करना है, और उसके बाद में हमें बॉन्ड पेयर को मैक्सिमम डिस्टेंस पर करना है। इसका एक एग्जांपल से आप समझ लीजिए। मान लो ये ए और ये बी और इधर भी एक बी एटम्स जुड़ा है, इस तरह से जुड़ा है, तो आप कभी भी दो लोन पेयर को ऐसे पास में नहीं रख सकते या पास में नहीं बना सकते। हमेशा इस मॉलिक्यूल्स की जो जियोमेट्री रहेगी इस तरह के मॉलिक्यूल्स की, ये हाइड्रोजन H2O के टाइप का मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें आपको जो लोन पेयर रखने पड़ेंगे वो लोन पेयर आपको दोनों अपोजिट साइड में रखने पड़ेंगे या मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखने पड़ेंगे। इसके बाद में इसमें जो आपको जो बी एटम्स है, इन बी एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा कि आपका जो ये रिपल्शन फोर्स जो फील हो लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में, ये रिपल्शन फोर्स मिनिमम हो, और ये जो एंगल रहेगा इन दोनों के बीच का, ये एंगल भी मैक्सिमम एंगल आपको प्रेफर करना पड़ेगा। ऐसा एंगल आपको प्रेफर करना पड़ेगा जिस एंगल पर ये जो रिपल्शन फोर्स रहे, ये रिपल्शन फोर्स मिनिमम रिपल्शन फोर्स रहे, और इस तरह का मॉलिक्यूल्स आपका फॉर्म होगा B2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि ये H2O टाइप का मॉलिक्यूल्स है, वाटर टाइप का मॉलिक्यूल्स है। और इस मॉलिक्यूल्स का जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल्स का नहीं बनेगा, यानी कि ये स्ट्रक्चर गलत है इस मॉलिक्यूल्स के लिए, ये स्ट्रक्चर इस तरह के मॉलिक्यूल्स के लिए सही है। यानी कि जो इसका फोर्थ पोस्टुलेट्स हो जाएगा, यहाँ से फोर्थ पोस्टुलेट्स, यहाँ से आप समझिए इसका, तो फोर्थ पोस्टुलेट इसका क्या बोलता है कि जो मॉलिक्यूल्स में जो एंगल फॉर्म हो रहा है या जो बॉन्ड के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है, ये बॉन्ड का जो एंगल रहेगा, बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो मैक्सिमम रहना चाहिए। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल प्रेफर करता है, और मैक्सिमम बॉन्ड एंगल के बाद में इनमें जो डिस्टेंस रहेगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में जो डिस्टेंस रहेगी वो डिस्टेंस भी मैक्सिमम होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस मैक्सिमम रहेगी तो वहां पर रिपल्शन फोर्स मिनिमम रहेगा, और हमें यही तो रखना है, क्योंकि जहां पर रिपल्शन फोर्स मिनिमम रहेगा वहां पर मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी हायर रहेगी, स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा रहेगी। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स है VSEPR के। इसके बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, उन हाइब्रिडाइजेशंस के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की जो जियोमेट्री होती है, मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है वो क्या होता है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशंस में तो हमें जो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री दिखाई गई थी, मान लो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशंस के अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशंस के अकॉर्डिंग तो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री किस तरह की होनी चाहिए, तो मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री होनी चाहिए ट्राइगोनल जियोमेट्री होनी चाहिए। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशंस होता है, लेकिन उनकी जियोमेट्री
ट्राइगोनल नहीं होती। तो ये जो जियोमेट्री में डिफरेंस आया है या जियोमेट्री में ये बदलाव आया है, ये जियोमेट्री में बदलाव किस वजह से आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्शन की वजह से आया है। तो उसकी हम यहाँ पे अभी कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशंस क्या होता है और उस हाइब्रिडाइजेशंस में क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्या क्या जियोमेट्री हो सकती है नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ, उसकी बात करेंगे। चलिए इसे हम पहले रफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस टेबल के जरिए हम समझेंगे कि किस किस तरह के हाइब्रिडाइजेशंस में मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री किस किस तरह की हो सकती है, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो सकते हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं और वो किस किस तरह से शो हो सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी बात करेंगे। तो जब किसी भी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर उसकी वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जब दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो या दो उसमें ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशंस में, तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशंस क्या होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है हाइब्रिडाइजेशंस वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशंस होगा। और जब sp हाइब्रिडाइजेशंस होता है तो वहां पे जो बॉन्ड पेयर रहेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने रहेंगे, तो sp हाइब्रिडाइजेशन दो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं यानी कि वहां पे दो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो दो तरह के बॉन्ड पेयर रहेंगे और वहां पे 0 लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे। और जो जियोमेट्री जो रहेगी, इस केस में जो जियोमेट्री रहेगी sp हाइब्रिडाइजेशन में हमें पता है जियोमेट्री जो रहेगी वो लीनियर रहेगी, लीनियर जियोमेट्री रहेगी। अब sp हाइब्रिडाइजेशन में अगर आप लोन पेयर रखना चाहते हो कि sp हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर क्यों नहीं होता, तो लोन पेयर अगर आप अरेंज भी करोगे लीनियर कोई मॉलिक्यूल से, उसमें आप अगर लोन पेयर अरेंज भी करोगे तो वो लोन पेयर में वहां रिपल्शन, अरे भाई सीधी सी बात है, कोई मॉलिक्यूल से वो लीनियर मॉलिक्यूल से, तो इसमें मान लो ये A है और ये B है, अगर इसमें A पे लोन पेयर भी होगा तो इनमें रिपल्शन फोर्स कैसा रहेगा, इनकी जियोमेट्री कोई अफेक्टेड नहीं होती, यानी कि जो लीनियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन रहता है या बॉन्ड लोन पेयर का जो रिपल्शन रहता है वो नहीं लगता। और इसका जो एग्जांपल होता है वो एग्जांपल होता है BeCl2 इसका एग्जांपल ले लो। इसके बाद में इसका CO2 का एग्जांपल ले लो, अभी हमने CO2 का देखा था जिसमें sp हाइब्रिडाइजेशन था और इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, हमने CO2 का देख लिया, यहाँ पे हम BeCl2 का बना लेते हैं। ये बेरिलियम और यहाँ पे दो क्लोरीन एटम, Cl2 नहीं, एक इधर Cl जुड़ेगा और एक इधर Cl जुड़ेगा, यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, इसका जो शेप रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा। अब बात करते हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर 3 हो किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो तो वहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन जब 3 ऑर्बिटल्स या 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहते हैं तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल बॉन्ड पेयर 3 हो सकते हैं या टोटल बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो सकता है। तो पहला केस हम देखते हैं यहाँ पे जिसमें 3 बॉन्ड पेयर है यानी कि तीनों बॉन्डेड है, उसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है यानी कि लोन पेयर यहाँ पे 0 है। तो उसकी जो जियोमेट्री रहेगी, जियोमेट्री किस तरह की रहेगी, तो उसकी जियोमेट्री नॉर्मल रहेगी और वो जियोमेट्री कैसी रहेगी, ट्राइगोनल जियोमेट्री रहेगी। और ट्राइगोनल जियोमेट्री का एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में है AlCl3, इसके बाद में BF3, इसके बाद में SO3। ये एग्जाम्पल किसके रहेंगे, ये एग्जाम्पल रहेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जिसमें तीनों बॉन्ड पेयर है, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का बना लेते हैं हम। यहाँ पे सेंट्रल मेटल में एल्यूमिनियम रहेगा, इससे एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर और एक क्लोरीन इधर ऊपर जुड़ा रहेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा ट्राइगोनल का। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में अगर दो बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो, इस कंडीशंस में जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो अब ट्राइगोनल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ गया और लोन पेयर का जो रिपल्शन फोर्स रहता वो बॉन्ड पेयर के रिपल्शन फोर्स से ज्यादा रहता। अच्छा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही रहेगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल ही रहेगा। लेकिन जो अब ट्राइगोनल का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर अब बदल जाएगा और वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा V शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा।
वी शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा। और वी शेप स्ट्रक्चर का जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में है वो एग्जाम्पल है SO2, PbCl2, SnCl2, ये एग्जाम्पल होते हैं वी शेप के। यानी कि यहाँ पे जो सल्फर होता है, इस सल्फर पर एक लोन पेयर होता है, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो ये सल्फर हो जाएगा और इससे डबल बॉन्ड से हाइड्रोजन इधर जुड़ा रहेगा, सॉरी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, ऑक्सीजन का एटम, और एक और ऑक्सीजन का एटम यहाँ पे जुड़ा रहेगा डबल बॉन्ड से, और लोन पेयर इसका कुछ इस तरह से यहाँ पर अरेंज्ड रहेगा, यहाँ पर रहेगा, और जो इसका स्ट्रक्चर रहेगा वो कैसा रहेगा, वी शेप स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा। इसके बाद में जो बात करते हैं कि अगर 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट हो वैलेंस शेल में, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन हमें पता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इस कंडीशंस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशंस में जब सारे बॉन्ड पेयर हो, यानी कि चारों बॉन्ड पेयर हो और एक भी लोन पेयर नहीं हो, तो उस कंडीशंस में जो स्ट्रक्चर आपको मिलता है वो स्ट्रक्चर हमने कैसा पढ़ा था, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ा था। यह हाइब्रिडाइजेशन में हमने बात करी थी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पढ़ा था। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो CH4 ले लीजिए आप, CCl4 ले लीजिए आप, इसके बाद में SiH4 प्लस ये आयंस ले लीजिए आप। तो इनका सबका स्ट्रक्चर किस तरह से रहेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहेगा। और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये कार्बन इसका बना लेते हैं हम, मिथेन का बना लेते हैं यहाँ पे कार्बन, इससे जो H इधर जुड़ा रहेगा, एक H इधर, और ये जो एक H जुड़ा रहेगा ये प्लेन के पीछे जुड़ा, ये इस प्लेन पर नहीं, ये जो बोर्ड वाला प्लेन है उसके जस्ट पीछे, और एक जो हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा आपका ऊपर जुड़ा रहेगा। ये टेट्राहेड्रल का नॉर्मल केस हुआ जिसमें कि एक भी लोन पेयर नहीं है, चारों जो है वो बॉन्ड पेयर है, और इनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल होता है 109.5 डिग्री का, या इसे हम 109.28 मिनट भी लिखते हैं। अब अगर मान लो कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से इसमें 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर आ जाता है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर आ जाता है, तो अब जो स्ट्रक्चर रहेगा आपका वो टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा। अब जो जियोमेट्री जो रहेगी वो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री नहीं रहेगी। अब जो जियोमेट्री रहेगी इस लोन पेयर के आने से बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अब लोन पेयर का रिपल्शन फोर्स वहां पे काम कर रहा है, और लोन पेयर का रिपल्शन बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, इसलिए वो जियोमेट्री को अफेक्टेड करेगा, जियोमेट्री को बदल देगा। और ये जियोमेट्री टेट्राहेड्रल से अब कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री हो जाएगी इसकी। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल होता है NH3, अमोनिया जो होता है इसका एग्जाम्पल होता है, क्योंकि अमोनिया जो होता है इसका स्ट्रक्चर हम कहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं, फिर हम रफ कर देंगे इसको। इसमें एक लोन पेयर होता है और इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होते हैं। इसका हम जियोमेट्री आपको सही से बनाएंगे। इसमें 3 हाइड्रोजन अटैच्ड रहते हैं, और इस पिरामिडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, एक पिरामिड की तरह इसका स्ट्रक्चर नज़र आता है कुछ इस तरह से, जिसपे एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं अमोनिया में। तो एक जब लोन पेयर आ जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो जियोमेट्री कैसी हो जाती है, जियोमेट्री हो जाती है स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशंस में 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट रहें और 2 लोन पेयर आ जाए तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन से और वहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर आ गए और 2 ही लोन पेयर आ गए, तो जो जियोमेट्री रहेगी अब वो टेट्राहेड्रल से सीधे बेंट जियोमेट्री हो जाएगी, सीधे बेंट जियोमेट्री हो जाएगी। और इसका एग्जाम्पल होता है बेंट जियोमेट्री का H2O, वाटर का भी हमने स्ट्रक्चर देखा था। इसमें जो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होते हैं और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, जिससे हाइड्रोजन्स के एटम्स अटैच्ड रहते हैं, और ये जियोमेट्री अब टेट्राहेड्रल ना होते हुए बेंट स्ट्रक्चर हो जाता है वाटर के मॉलिक्यूल्स का। तो ये हमने देखा यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशंस के लिए। अब बात करते हैं हम जब 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट हो वैलेंस शेल में, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp3d हाइब्रिडाइजेशन यानी कि
टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो सकते हैं, टोटल बॉन्ड पेयर 5 हो सकते हैं और लोन पेयर 0 अभी कंसिडर करके चलते हैं, फिर हम लोन पेयर बढ़ाते जाएंगे। और इस कंडीशंस में जो स्ट्रक्चर आता है वो स्ट्रक्चर कैसा पढ़ा था हमने हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो स्ट्रक्चर रहता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो PCl5 हो सकता है, इसके बाद में इसका एग्जाम्पल PF5 हो सकता है, यानी कि जो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका एग्जाम्पल है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा। और इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें एक क्लोरीन कुछ इस तरह से इसमें क्लोरीन जुड़े होते हैं और यहाँ पे आपका फास्फोरस होता है सेंटर में और 2 क्लोरीन आपके ऊपर जुड़े होते हैं पिरामिड से। और ये किस तरह का पिरामिड बनाता है, तो ये बाई पिरामिडल बनाता है, कुछ इस तरह का पिरामिड बनता है। 2 पिरामिड इसमें आपको नजर आते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एक तो इसमें ट्राइगोनल बनता है और 2 इसमें बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर्स आते हैं। 2 बाई पिरामिडल्स के तरह, 2 पिरामिड की तरह का स्ट्रक्चर दिखता है इसमें, किसमें, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, जब एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो उस केस में। इसके बाद में अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशंस में 4 बॉन्ड पेयर रहें और एक लोन पेयर आ जाए, यानी कि जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का स्ट्रक्चर रहेगा वो अब बदल जाएगा, क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ पे आ गया और वो स्ट्रक्चर अब कुछ किस तरह से हो जाएगा, तो वो स्ट्रक्चर हो जाएगा सीसा। आपने झूला देखा ही होगा, पार्क में जो झूला लगा होता है जिसपे एक दोनों साइड एक बच्चे बैठ के झूलते हैं, उस तरह के झूले जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा एक लोन पेयर आने से। और इसका एग्जाम्पल हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको हम बना के दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो जो सीसा जियोमेट्री है उसका एग्जाम्पल होता है SF4 एग्जाम्पल होता है। और ये कुछ इसकी जियोमेट्री किस तरह की होती है उसकी हम बात करते हैं। तो इसकी जियोमेट्री आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। ये आपका सल्फर का एटम है और इससे जो एक फ्लोरीन है वो एक फ्लोरीन यहाँ पे जुड़ा रहेगा और एक फ्लोरीन इस पर यहाँ पर जुड़ा रहेगा। और जो 2 फ्लोरीन रहेंगे, 2 फ्लोरीन जो रहेंगे उसमें से एक फ्लोरीन इसमें इस तरह से जुड़ा रहेगा और एक फ्लोरीन इस तरह से जुड़ा रहेगा। अब ये जो दोनों फ्लोरीन है ये अपोजिट प्लेन पर है, ये एक जो फ्लोरीन है ये इस बोर्ड के प्लेन के बाहर है, जबकि एक फ्लोरीन बोर्ड के प्लेन के पीछे है। और ये जो प्लेन है, ये जो दोनों फ्लोरीन है ये इसी प्लेन पर है, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। आप इस तरह से समझिए इसको कि ये जो दोनों फ्लोरीन है ये इस तरह से हैं और ये वाले जो फ्लोरीन है, ये दोनों फ्लोरीन ये इस जो ये मार्कर है इसके दोनों कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह का ही तो झूला रहता है, वो इस तरह से आप झूलते हैं जिस पर। तो इसमें जो 4 फ्लोरीन के एटम रहते हैं वो कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं और एक जो लोन पेयर रहता है वो लोन पेयर यहाँ पर सल्फर के सर पर प्रेजेंट रहता है या सल्फर के ऊपर प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, तो वो स्ट्रक्चर दिखता है सीसा झूले जैसा दिखता है और इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा SF4। इसके बाद में अगर यहाँ पे आपके 3 बॉन्ड पेयर बचे और 2 लोन पेयर आ जाए, 3 बॉन्ड पेयर बचे और 2 लोन पेयर आ जाए, तो उसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको मिलेगा वो एग्जाम्पल होता है किस तरह का वो दिखेगा। उसकी जियोमेट्री की पहले बात करते हैं कि किस तरह का उसका शेप रहेगा, जियोमेट्री रहेगी। तो वो टी शेप दिखेगा आपको, टी शेप की जियोमेट्री वो लेकर चलेगा जब उसमें 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट हो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर, यानी उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा रहेगा, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगा और उसका शेप या उसकी जियोमेट्री कैसी रहेगी, टी शेप जियोमेट्री रहेगी। और टी शेप का जो एग्जाम्पल रहेगा वो एग्जाम्पल रहेगा ClF3 BrF3। और इसकी जो जियोमेट्री रहेगी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। इसे हम यहाँ से रफ कर लेते हैं, यहाँ बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। इसमें जो आपका क्लोरीन जो सेंट्रल एटम रहेगा या सेंटर एटम रहेगा, तो जो क्लोरीन रहता है उसकी वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और इन 7 इलेक्ट्रॉनों में से 2 तो हो जाएंगे आपके लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर है और 3 आपके बॉन्ड पेयर रहेंगे। तो ये जो लोन पेयर रहेंगे, ये लोन पेयर इस क्लोरीन से कुछ इस तरह से रहेंगे, यानी कि इस तरह से टी शेप बनाएंगे। और जो 3 फ्लोरीन के एटम्स रहेंगे वो 3 फ्लोरीन के एटम इस पर कुछ इस तरह से
जुड़े रहेंगे। अब ये जो दोनों फ्लोरीन है, ऊपर वाले जो हेड वाले फ्लोरीन है, ये दोनों भी डिफरेंट प्लेन में प्रेजेंट है, यानी कि इसमें से एक फ्लोरीन इस प्लेन के बाहर आ रहा है और एक फ्लोरीन प्लेन के पीछे की तरफ जा रहा है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको कुछ टी शेप स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा यहाँ पे। तो जो आपका टी शेप स्ट्रक्चर किसके लिए रहेगा, तो वो रहेगा ClF3 के लिए टी शेप स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर 2 बॉन्ड पेयर रहें और 3 लोन पेयर आ जाए, 2 बॉन्ड पेयर रहें, बॉन्ड पेयर 2 रहें और 3 लोन पेयर आ जाए sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स का इस कंडीशंस में। जब उसमें 2 तो बॉन्ड पेयर रहें और 3 लोन पेयर आ जाए, उस कंडीशंस में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो एग्जाम्पल है ज़ीनोन फ्लोराइड, ज़ीनोन फ्लोराइड। और ज़ीनोन फ्लोराइड का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि ये कुछ किस तरह से दिखेगा, तो इसको भी हम यहाँ पे बना के चलते हैं ज़ीनोन फ्लोराइड को। तो ज़ीनोन फ्लोराइड में जो ज़ीनोन का एटम रहेगा, ज़ीनोन का एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्टेट इसका कंप्लीट होता है। तो इसमें जो 2 फ्लोरीन के एटम जुड़े हैं वो फ्लोरीन के एटम कुछ इस तरह से अरेंज्ड रहेंगे। और जो 3 लोन पेयर बचे हैं, बाकी के 3 लोन पेयर जो बचे हैं उनमें से 2 जो लोन पेयर रहेंगे, एक लोन पेयर तो इसमें नीचे यहाँ पे रहेगा और जो 2 लोन पेयर रहेंगे वो दोनों अपोजिट प्लेन पर रहेंगे, जिस तरह से हमने अभी लास्ट में बनाया था कि एक इस प्लेन के बाहर रहेगा और एक प्लेन के पीछे रहेगा। तो ये जो 2 लोन पेयर रहेंगे, ये दोनों लोन पेयर अपोजिट प्लेन में है। ये यहाँ पे आपको पास पास दिख रहे होंगे, लेकिन ये दोनों कुछ इस तरह से है, एक पीछे के प्लेन में है, एक आगे के प्लेन में निकला हुआ है। तो ये sp3d हाइब्रिडाइजेशंस में इन कंडीशंस में किस किस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशंस में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जब एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा, जब एक लोन पेयर आ जाएगा तो स्ट्रक्चर सीसा हो जाएगा, जब 2 लोन पेयर आ जाएंगे और 3 ही बॉन्ड पेयर बचेंगे तो टी शेप स्ट्रक्चर हो जाएगा, और जब 3 लोन पेयर आ जाएंगे और सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे तो स्ट्रक्चर लीनियर हो जाएगा। इसके बाद में जो हाइब्रिडाइजेशन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन से sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि उसमें जो स्ट्रक्चर रहेगा किस किस तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो इसे रफ कर लेते हैं। तो जब 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट हो, जब 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट रहेंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशंस रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशंस कैसा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशंस रहेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस रहेगा। और इसमें टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो सकते हैं, टोटल बॉन्ड पेयर 6 हो सकते हैं, और उस कंडीशन में 0 लोन पेयर रहेंगे। और जो जियोमेट्री रहेगी, जियोमेट्री क्या होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस के लिए, तो जियोमेट्री हमने पढ़ी है ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है, ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री होती है जब एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं हो, 0 लोन पेयर हो तब। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो SF6 इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, SF6 का जो मॉलिक्यूल से रहेगा वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और इसका जो स्ट्रक्चर रहेगा, हालांकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं। तो जो S रहेगा उससे हमारे 6 फ्लोरीन के स्ट्रक्चर कुछ मॉलिक्यूल्स एटम्स जुड़े रहेंगे, मॉलिक्यूल्स बोल देता हूं मैं हर बार। तो जो फ्लोरीन के एटम्स रहेंगे वो जुड़े रहेंगे, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा जब 0 लोन पेयर रहेंगे तब। अब अगर मान लो एक लोन पेयर आ जाता है, एक लोन पेयर आ जाता है, तो बॉन्ड पेयर कितने बचेंगे, टोटल 5 बॉन्ड पेयर बचेंगे। और अब जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल की जगह कैसा हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर अब हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, स्क्वायर, मार्कर में इंक खत्म हो चुकी है, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्क्वायर पिरामिडल जब स्ट्रक्चर हो जाएगा तो उसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा आएगा वो एग्जाम्पल होता है IF5 एंड BF5, बोरॉन पेंटाफ्लोराइड और आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, IF5। और इसकी जो जियोमेट्री रहेगी, जियोमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल जियोमेट्री हो जाएगी, यानी कि इसकी कुछ जियोमेट्री इस तरह से आपको दिखाई देगी, और एक यहाँ से ऊपर
कुछ इस तरह की जियोमेट्री। यहाँ पे ये जियोमेट्री 3D जियोमेट्री बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे आपका जो बोरॉन ले लेते हैं, B ले लेते हैं, और इससे 5 फ्लोरीन के एटम्स कुछ इस तरह से जुड़े रहेंगे। तो इसकी जो जियोमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल, ये पिरामिड की तरह, और नीचे जो बनेगा वो स्क्वायर बनेगा। 4 यहाँ पे फ्लोरीन के एटम नीचे रहेंगे और 1 फ्लोरीन का एटम पिरामिड के ऊपर रहेगा। इसके बाद में अगर हम बात करें कि 2 लोन पेयर आ जाए और 4 बॉन्ड पेयर बचे, टोटल बॉन्ड पेयर 4 बचे और 2 लोन पेयर आ जाए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशंस में, तब जियोमेट्री कैसी हो जाएगी, तब जियोमेट्री हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री हो जाएगी। और स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री का एग्जांपल ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड, ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड एग्जांपल है स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री का। और ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर आपको आसानी से इस तरह से नजर आएगा। ये ज़ीनोन रहेगा और इसके चारों कोनों पर क्या प्रेजेंट रहेंगे, फ्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन है। और डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा कि जैसे जैसे लोन पेयर आते जाते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स की एक्सपेक्टेड जियोमेट्री थी, हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग जो जियोमेट्री होनी थी, उस जियोमेट्री में बदलाव आते जाते हैं, उस जियोमेट्री में डेविएशंस आते जाते हैं लोन पेयर के आने से। क्योंकि लोन पेयर आने से रिपल्शन फोर्स बढ़ जाएगा, और रिपल्शन फोर्स जब बढ़ता है तो जो जियोमेट्री होती है उसमें मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज कर लेता है जिस जियोमेट्री में उसको वो रिपल्शन फोर्स जो लोन पेयर आया उसका रिपल्शन फोर्स मिनिमम फील हो। तो ये हमें कौन बताती है, VSEPR। और VSEPR से हमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के लिए, या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनमें कि लोन पेयर के नंबर डिफरेंट होते हैं, उनके लिए उनकी जियोमेट्री पता चली, उनका एग्जाम्पल हमने देखा, और हमने कोशिश करी यहाँ पे उनके स्ट्रक्चर्स बनाने की। हालांकि स्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं बन पाए हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स को बनाना, बोर्ड पर बनाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए तो इनके जो स्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल के जो स्ट्रक्चर है, आप नेट पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 3D स्ट्रक्चर इनके मिल जाएंगे। तो हमने इस टेबल्स में हमने डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री को देखा। इसके बाद में जो VSPR है, ये विस्पर जो थ्योरी है, इस थ्योरी के एप्लीकेशंस की बात करते हैं और हम इस थ्योरी के लिमिटेशंस की बात करते हैं। क्योंकि हर थ्योरी की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती है, हर थ्योरी के कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो पहले हम एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो इसकी एप्लीकेशंस यही हो जाएगी कि इसकी मदद से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की एक्यूरेट जियोमेट्री या परफेक्ट जियोमेट्री निकाल सकते हैं, परफेक्ट जियोमेट्री की बात कर सकते हैं। उसके बाद में दूसरा इसका जो एप्लीकेशंस क्या हो जाएगा, इसका दूसरा एप्लीकेशंस ये हो जाएगा कि हमें इस थ्योरी से पता चलता है कि जो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है उनमें किस तरह से रिपल्शन फोर्स काम करता है, और लोन पेयर के आने से मॉलिक्यूल्स की जो जियोमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग होनी थी उस जियोमेट्री में किस तरह से परिवर्तन आता है, किस तरह से बदलाव आता है नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ने से। इसके बाद में इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं, इसकी कुछ कमियां क्या क्या हैं। तो इसकी सबसे बड़ी कमी जो थी वो ये थी कि इस थ्योरी ने जो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड थे उनमें जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हो रहा था, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड में जो बॉन्ड फॉर्मेशंस हो रहा था, उनके स्ट्रक्चर को इतना परफेक्टली ये थ्योरी नहीं बता पाई थी। क्यों नहीं बता पाई थी उसका भी रीज़न हम बताते हैं आपको अगले ड्रॉबैक में। कि इसका जो नेक्स्ट ड्रॉबैक था वो ड्रॉबैक भी यही था कि ये थ्योरी जो थी, ये जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि VSEPR किससे डील कर रही थी, VSEPR डील कर रही थी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पेयर से। सिर्फ किससे डील कर रही थी, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर से। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इनर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और ये जो थ्योरी थी ये सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रही थी। इस वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, डी ब्लॉक के भी जो बाद वाले जो एलिमेंट्स थे उनका जो स्ट्रक्चर बन रहा था, उनसे जो मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे थे, उनके स्ट्रक्चर को VSEPR नहीं एक्सप्लेन कर पाई थी।
तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ एप्लीकेशन है। सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ है इसमें आपको जो याद रखनी है वो आपको याद रखनी है कि किस तरह से लोन पेयर आने से इनके स्ट्रक्चर्स में बदलाव आते हैं मॉलिक्यूल्स के। और ये कुछ एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपको याद हो ही जाएंगे। वैसे तो इनको 2-3 बार जब आप इस टेबल को बना के देखेंगे, ये टेबल आपकी बुक में भी परफेक्टली दी हुई है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने VSEPR को डिटेल में पढ़ा कि VSEPR की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके बाद में VSEPR के हमने कुछ पोस्टुलेट्स को देखा और हमने हाइब्रिडाइजेशंस को देखा कि VSEPR में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशंस से जो एक्सपेक्टेड जियोमेट्री होनी थी वो एक्चुअल जियोमेट्री से किस तरह से बदलती है लोन पेयर आने से। तो उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर से आपको विस्पर थ्योरी समझ में आई हो। अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई हो, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आए हो, इस लेक्चर से अगर आपको हेल्प मिलती हो, तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और उन दोस्तों के साथ स्पेशली जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री फील्ड से प्रेफर करते हैं। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।